Hello, viewers. The class that was taken yesterday, you have seen the tense past indefinite. It means we have covered 5 tenses out of 12. That is the base on which you can build up the building of sentences. And that is helpful for developing the writing and speaking skills, because we the people use sentences during our talking and writing. Today I am going to cover 2 important tenses. The first one is past continuous and second one is past perfect. To learn past continuous is easy one. You feel like that. But in past perfect, you have to pay a special attention. And everything I am going to clear about past continuous and past perfect. Let us start the journey and learn accordingly. The first I am going to touch past continuous. Past continuous. When you define this tense, it is quite easy to define it. You have already developed the sense how to define the tense first. Past means simply it gives you the concept of bhoot. Bhoot means the time which is past, and continuous means लगातार जारी रहना. लगातार जारी रहना. अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? आप लगातार क्लास को वॉच कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं. इसका परिभाषा करना बहुत सहज होगा. आप जानते हैं, शायद आप बोलना भी चाहते होंगे. जब पास्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा करेंगे तो परिभाषा हो जाएगी भूतकाल में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो. भूतकाल में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो. आप जानते हैं कि वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस. इफ वर्ब इज एब्सेंट फ्रॉम सेंटेंस, naturally the sentence will be meaningless. Without verb, formation of sentence is difficult, impossible. So in a sentence, verb plays a vital role. तो परिभाषा इसकी हम कैसे करेंगे? भूतकाल में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो. बचपन से परंपरागत तरीका भी हम लोगों को मिला है, और वह तरीका कहता है कि मुख्य क्रिया के साथ यदि रहा था, रही थी, रहे तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे. जैसे वह एक कहानी लिख रहा था. अब जरा गौर से इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि वर्ब अनिश्चित है. वर्ब इज इंडेफिनिट. इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि कहानी लिखने का काम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इसका पता नहीं चलता है. पता सिर्फ यह बात का चलता है कि भूतकाल में बीते हुए समय में कोई कार्य जारी था. तो इसको पहचानने का 2 तरीका आपके पास. एक परिभाषा, भूतकाल में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो. दूसरा परंपरागत तरीका जिसमें मुख्य क्रिया के साथ आपको शब्द मिलेंगे रहा था, रही थी.
But mind it, verb is not complete, verb is not perfect, verb is incomplete. अब इस तरह के सेंटेंस को हम जब अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो उसकी कुछ रूल्स है। इसको कैसे लिखें, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि हम लोग के पास दो नंबर है, एक को सिंगुलर कहते हैं, दूसरे को प्लूरल। तीन पर्सन है हम लोग के पास। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई एंड वी, सेकंड पर्सन में हम इस्तेमाल करते हैं यू को, प्लूरल में भी यू, एंड थर्ड पर्सन में इस्तेमाल करते हैं ही, सी, इट एंड एनी नेम को। और प्लूरल में थर्ड पर्सन का जो शब्द होता है वो हमारा दे होता। ये सभी प्रोनाउंस है। अब आपको एहसास होगा कि मैं इसकी पहचान इसकी नाक से कराने जा रहा हूं। ध्यान देंगे, नाक वही जो सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता। इस टेंस की पहचान जिस सहायक क्रिया से होती है उसे हम कहते हैं वाज और वेयर। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में वाज वेयर आ गया और साथ ही साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया, वो गारंटीड है पास्ट कंटिन्यूअस ही होगा, यानी भूतकाल में किसी कार्य की कंटिन्यूटी को ही दिखलाएगा। हर टेंस की पहचान अलग अलग है और हम हर टेंस की पहचान में उसकी नाक और उसके साथ होने वाले वर्ब के फॉर्म्स को इस्तेमाल कर मस्तिष्क में रखते हैं। और जब जैसी जरूरत पड़ी जिस टेंस में लिखने की, जिस टेंस में बोलने की, हम उसी तरह से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। गौर कीजिएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर टेक्स द यूज ऑफ वाज एंड रेस्ट ऑफ द नंबर पर्सन रिक्वायर्स द यूज ऑफ वेयर। दिस इज क्वाइट फंडामेंटल, you have to keep inside in your brain. As per this knowledge, we can frame the sentence pattern. A structure will be possible now, and it is quite easy. A structure will be like that. सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद डालेंगे नाक को, ऑक्सिलरी वर्ब को, जिससे हम टेंस की पहचान करते हैं। उसके बाद आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को डालेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद ही डॉट 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 डालेंगे। और डॉट का क्या तात्पर्य है आपको पता है? ऑब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में कोई शब्द बचा हुआ है जिसको कि आप लिखना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता होगी लिखने की, लेकिन नियमावली के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद वर्ब का फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ही बाकी चीजों को लिखेंगे। यह नियम है और हम लोग नियमों को तोड़ नहीं सकते हैं, नियमों को सीख सकते हैं। वैसे भी नियमों पर चलने वाले लोग का कामयाबी का प्रतिशत बढ़ जाता है उन लोगों की तुलना में जो नियमों को तोड़कर चलते हैं। हमारी प्रकृति भी नियम के अनुसार ही चलने का कार्य करती है। नियमों को समझना, जानना और सीखना अनिवार्य होगा। अब इसके आधार पर हम लाखों सेंटेंस अपनी कल्पना शक्ति से फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब इसके आधार पर वह एक कहानी लिख रहा था, सेंटेंस क्या हो जाएगी? इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे और सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ सहायक क्रिया होगी वाज। वर्ब जो है हमारा वह राइट है, वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में आ जाएगा ये राइटिंग। क्या लिख रहा था? तो कहानी, ऑब्जेक्ट है वो। तो कहानी जब लिखते हैं तो कहानी का अर्थ हो जाता है
वर्ड हो जाता है स्टोरी। और स्टोरी क्योंकि काउंटेबल नाउन है और इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो हम इसके पहले इस्तेमाल करेंगे ए, जिसको कि आपने अध्ययन कर रखा है, सीख रखा है। अब ये सेंटेंस तैयार हो गई। सेंटेंस कैसी तैयार हुई? यह सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ और यह असर्टिव का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर नॉट का प्रयोग कर दिया जाए तो यह असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, अफर्मेटिव नहीं कहलाएगा। अब इस वाक्य को, जैसा कि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ रहा हूं और आपको काफी मात्रा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाने की कोशिश है हमारी, अब इस वाक्य को यदि ऐसा कर दिया जाए कि क्या वह कहानी लिख रहा था। आप जानते हैं कि जब आपके पास नाक है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो उसे सिर्फ सब्जेक्ट के पहले जंप करा देना है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस को हम लिखेंगे वॉज ही राइटिंग अ स्टोरी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हां, एक बात मैं सलाह के रूप में देना चाहूंगा, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यदि बोलते हैं तो आपके बोलने में एक टोन होना चाहिए। टोन को डेवलप किया जा सकता है। ऐसा बोलने का टोन होना चाहिए कि सामने वाले को साफ साफ सुनाई पड़े, दिखाई पड़े कि प्रश्न पूछा जा रहा है। वॉज ही राइटिंग ए स्टोरी? इन दिस वे यू कैन डेवलप योर सेल्फ। अब सेंटेंस को यदि निगेटिव कर दूं कि वह एक कहानी नहीं लिख रहा था। सेंटेंस इज असर्टिव निगेटिव फॉर्म। हमें लिखना पड़ेगा ही वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। और यदि सेंटेंस को आप कर देते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव कि क्या वह कहानी नहीं लिख रहा था, आप आराम से इसे पहचान सकेंगे। क्या से शुरुआत हुआ है तो इंट्रोगेटिव, और नहीं है इसमें तो निगेटिव। ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस का पैटर्न हो जाएगा वॉज ही नॉट राइटिंग अ स्टोरी। इतना सेंटेंस का पैटर्न, ये 4 सेंटेंस के पैटर्न को सीखने के बाद अपनी आदत के अनुसार आपको मैं 6 वर्ड्स और देता हूं, जिससे ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो 6 वर्ड्स कौन कौन से हैं आपको याद होगा, मैं अक्सर दिखा रहा हूं इसे। ये 6 वर्ड हैं। पहला व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। इन चारों को एडवर्ब के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये व्हाई आपको दिखलाता है रीजन को, कारण को। वेयर आपको दिखलाता है प्लेस को, स्थान को। जब आप व्हेन कहते हैं तो व्हेन दिखलाता है टाइम को। और जब हाउ कहते हैं तो हाउ दिखलाता है मैनर को। और जो मैनर को दिखलाए, प्लेस को दिखलाए, समय को दिखलाए, कारण को दिखलाए, वह हमारा एडवर्ब ही होगा। अब इन चारों को हम कहां पर रखेंगे कि सेंटेंस 4 नए मिल जाएं, आपको पता है। इन चारों को उठाकर यदि सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले रख दिया जाए तो 4 नए सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा और आपका लिखना बोलना दोनों इजी होगा। कैसे? करके देखते हैं। वह एक कहानी क्यों लिख रहा था? व्हाई वॉज ही
Why was he writing a story? वह एक कहानी कहां लिख रहा था? Where was he writing a story? वह एक कहानी कब लिख रहा था? When was he writing a story? वह एक कहानी कैसे लिख रहा था? How was he writing a story? It's quite easy to understand. Now we have two more words. You know very well, and they are, the first one is known as who. आप who को जानते हो. आप ये भी जानते हैं कि who का प्रयोग जब हम करेंगे तो कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा. आपको यह भी मैं जानकारी दे चुका हूं कि सब असर्टिव सेंटेंस से सब्जेक्ट को हटाकर हु रख देने मात्र से सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है. कौन कहानी लिख रहा था? तो हमें यह कहना पड़ेगा हु वॉज राइटिंग ए स्टोरी. और एक अंतिम शब्द जिसे आप जानते हो व्हाट के नाम से. यह व्हाट जो आपको अर्थ देता है क्या का. आपको पता है कि जब इस सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती. आपको यह भी पता है कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं यूज करते. व्हाट हम तब यूज करते हैं जब हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद क्या का प्रयोग किया जाए. जैसे अगर आप कहते हैं क्या वह लिख रहा था. सेंटेंस की शुरुआत है क्या से, तो हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे. समझने का कोशिश कीजिएगा. हम यहां पर प्रयोग करेंगे वाज ही राइटिंग. लेकिन यही क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद चला जाए. जैसे वह क्या लिख रहा था. दोनों सेंटेंस के अंतर को समझना आवश्यक होगा. अब यहां पर यह क्या का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद आया है तो हम व्हाट का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हो जाएगी व्हाट वाज ही राइटिंग. Past continuous is quite simple. You have to find out the continued action. And because this one is the past, therefore applicable auxiliary verbs are was and were. And with was and were, we are bound to use verb fourth form. It means verb plus ing form. If you know these very facts, it will create a strength inside you to speak out and write the sentences from past continuous tense. यहां तक में मैं समझता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी. यदि कोई परेशानी आती है तो आप अपने सवाल को, अपने स्वस्थ सवाल को हमारे पास भेजें मैसेंजर के माध्यम से. हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे. यह था पास्ट कंटिन्यूअस. अब जहां पर आपका विशेष अटेंशन हमें चाहिए सीखने के लिए, उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट देखने में, सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन यह बहुत से छात्रों के मस्तिष्क में कंफ्यूजन क्रिएट करता. चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट की क्या बातें आती हैं, गौर करेंगे. अगला टेंस में ले रहा हूं पास्ट परफेक्ट को. इसकी परिभाषा को सबसे पहले देखते हैं. परिभाषा को करना आसान है, आपको पता भी है. पास्ट इट मीन्स भूत एंड परफेक्ट इट मीन्स पूर्ण. परिभाषा आप कर सकते हो. क्या हो जाएगा परिभाषा? भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्ण हो. अगर एक परिभाषा को 2 बार 4 बार बोल दिया जाए तो शायद जीवन भर के लिए याद हो जाए, फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे. पास्ट परफेक्ट, पास्ट मीन्स भूत, परफेक्ट मीन्स पूर्ण. भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्ण हो. वर्ब इज इंपॉर्टेंट.
इसको पहचानने के लिए जो ट्रेडिशनल पैटर्न हम लोग को मिला है बचपन से सीखने के लिए, वह क्या मिला? वह हमें मिला है कि मुख्य क्रिया के साथ यदि चुका है, चुका था, चुकी थी इत्यादि रहे। पहली बात, इसकी दो पहचान मैं दे रहा हूं, चुका था, चुकी थी। दूसरा, एक साउंड मिलेगा आपको या था, ई थी का। गौर से समझिएगा, भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्ण हो, पास्ट परफेक्ट है। इसको पहचानने का बचपन से जो हम लोगों को तरीका मिला, परंपरागत पैटर्न मिला, वह यह था कि इसको पहचानने का दो तरीका, हिंदी के शब्दों के मुताबिक। पहला, चुका था, चुकी थी। दूसरा, साउंड मिलेगा या था, ई थी। जैसे यदि आप कहते हो वह गांव जा चुका था, या आप कहते हो वह गांव गया था, ये दोनों सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, वर्ब परफेक्ट है, दोनों का अर्थ एक ही है। वह गांव जा चुका था, वह गांव गया था, मैं किताब खरीद चुका था, मैंने किताब खरीदा था। इस तरह के जितने भी सेंटेंस को आप सोचेंगे, चुका था से, या था से, बोथ आर सेम। आप इसे स्वयं करके देखें, आपको महसूस होगा कि दोनों सेंटेंस का जो कि अंत होता है चुका था से या था से, दोनों का अर्थ एक ही मिलेगा। अब इस तरह के सेंटेंस को हमें लिखना है। हम कैसे लिखें? लिखने का पैटर्न आपको पता है। मैं इसे तब तक आपको डिस्प्ले करता रहूंगा जब तक ये टेंस हम लोग के बीच में चल रही है। हम जानते हैं दो हमारे पास नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तीन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन में हम यू को लाते हैं, प्लूरल में भी यू को लाते हैं। और थर्ड पर्सन में हमारा जो शब्द होता है वह है ही, सी, इट, एनी नेम। और प्लूरल फॉर्म में हम दे को डालते हैं। ये पैटर्न आप लगातार देख रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि हर टेंस की पहचान उसकी नाक से होती। अभी अभी आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस था तो वाज, वेयर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमने लिया, लेकिन इस टेंस में हमारा नाक बदल जाएगा और नाक हो जाएगा हम लोग के पास हैड। और हैड जैसे ही हम यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, फोर्थ फॉर्म नहीं, फिफ्थ फॉर्म नहीं, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये रूल है। हम सभी नंबर पर्सन के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ। बड़ी आसान सा है। स्ट्रक्चर आपके दिमाग में कौंध रहा होगा, आपको महसूस हो रहा होगा स्ट्रक्चर पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। टेंस के पैटर्न में सिर्फ अंतर होता है तो वर्ब के फॉर्म्स का और उसके ऑक्सिलरी वर्ब का। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सेम रहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि इट्स वेरी इजी। वह गांव गया था या वह गांव जा चुका था, हमें अंग्रेजी करना आसान हो गया। क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा ही had gone to village। सेंटेंस असर्टिव है, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है। अगर वाक्य को कर दे कि क्या वह
गांव गया था या जा चुका था, हमारे पास सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हम हैड को पहले कर देंगे और सेंटेंस हो जाएगी हैड ही गॉन टू विलेज। अगर आप सेंटेंस को करते हैं कि वह गांव नहीं गया था, इट्स ऑल्सो इजी, आपको लिखना चाहिए ही हैड नॉट गॉन टू विलेज। और यदि सेंटेंस को आप कर देते हैं कि क्या वह गांव नहीं गया था, क्या वह गांव नहीं गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस हो जाएगी हैड ही नॉट गॉन टू विलेज। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु और व्हाट का प्रयोग करें तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सवाल यह उठता है कि क्या ये सारे सेंटेंस पैटर्न सही हैं? तो उत्तर मिलता है नो, ये टोटल का टोटल गलत है, नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? द रूल इज दैट had will be used when we have at least two verbs. had का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे पास कम से कम दो वर्ब हो। had should not be used when there is a single verb. This is the rule. had का प्रयोग सिंगल वर्ब के साथ नहीं करना चाहिए, गलत माना जाता है। हां, यही आप स्टैंडर्ड 1-2 के छात्र होते तो मैं क्लास में इसे सही कर देता, क्योंकि छोटे बच्चों को एहसास कराना थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, सीनियर क्लास को ध्यान में रखते हुए आपको यह सीखना होगा, जानना होगा कि हैड इज ए स्पेशल वर्ब, auxiliary verb, and it has been used, it is used when we have at least two verbs. If there is a single verb, we can't use had. और सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वह गांव जा चुका था, वह गांव गया था, एक वर्ब है मात्र। और वैसे में यदि हम had का प्रयोग करें तो ग्रामेटिकली इट इज कंसीडर्ड इनकरेक्ट। Therefore, from today onwards, we should not use had when we have a single verb. इसका मतलब यह हुआ कि यह असली पास्ट परफेक्ट नहीं है, यह नकली है। सवाल एक और भी आपके मन में उठ रहा होगा कि तो सर ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे लिखें जिसमें एक ही वर्ब हो, जिसकी पहचान में चुका था हो या था हो, कैसे लिखें उसे? तो मस्तिष्क में डाल लीजिए, यदि कोई सेंटेंस चुका था से खत्म हुआ हो या था से खत्म हुआ हो, उसे आपको लिखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। और यदि आप पास्ट इंडेफिनिट में इस तरह के वाक्यों को लिखना शुरू कर दिया तो फिर आपको फायदा हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई सेंटेंस या था, चुका था से समाप्त हो तो उसे आप हैड का प्रयोग ना करें, बल्कि उसे आप लिखने का प्रयास करें पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे वह गांव जा चुका था या वह गांव गया था, ही वेंट टू विलेज। मैंने पत्र लिखा था, आई रोट ए लेटर। वह उसकी सहायता कर चुका था, ही हेल्प्ड हिम। हैड का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे पास सिंगल वर्ब है
और हैड का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे पास कम से कम दो वर्ब हों। यह आपका असली पास्ट परफेक्ट नहीं, नकली है, और इसे सीख लेना चाहिए आपको। असली पास्ट परफेक्ट आ रहा है। इसके पहले कि मैं आपको असली पास्ट परफेक्ट को दिखलाऊं, एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं। आपको याद होगा जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को सीख रहे थे तो वहां पर मैंने एक बात सिखलाई थी आपको, और वह था पजेशन। पजेशन का अर्थ होता है अधिकार। यदि मैं आपसे पूछूं कि अधिकार हम किस पर दिखलाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा कि सर अधिकार हम नाउन पर दिखलाते हैं। नाउन कौन? दुनिया की सारी चीजें, चाहे वो आंख से दिखाई पड़े अथवा ना पड़े। अधिकार को दिखलाने के लिए हम इस टेंस की सहायक क्रिया को लेते हैं, जो मेन वर्ब बन जाता है। आगे की क्लासेस में मैं स्पष्ट करूंगा कि कब यह सहायक क्रिया होती है और कब इसे मेन वर्ब माना जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे उसके पास, अधिकार को दिखलाने वाले एग्जाम्पल को दे रहा हूं। उसके पास एक कलम थी, या वह एक कलम रखता था। अगर दोनों वाक्यों को गौर से देखा जाए तो कलम नाउन है, अधिकार हम नाउन पर दिखलाते हैं। उसके पास एक कलम थी या वह एक कलम रखता था, भूतकाल में किसी वस्तु पर पजेशन को दिखलाया जा रहा। वह एक कलम रखता था, उसके पास आज नहीं है, रखता था, भूत में रखता था। तो अधिकार को दिखलाने के लिए भी हम हैड का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस का पैटर्न हो जाएगा, गौर कीजिएगा, सेंटेंस का पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस डॉट डॉट डॉट, बाकी जो हो आप डाल सकते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगी? उसके पास एक कलम थी। सेंटेंस हो जाएगी ही हैड ए पेन। ही हैड ए पेन। अब इस ही हैड ए पेन को आप लिखते हैं जब, तो इससे पजेशन का शो होता है। लेकिन अगर गौर से देखें तो एक टेंस भी दिखता है। कैसे दिखता है? वह एक कलम रखता था, ता था, ती थी, ते थे, हम लोगों ने हाल में ही अध्ययन किया है। ता था है तो पास्ट इंडेफिनिट है। आप चाहो तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हो। आपको पता है कि कीप मीन्स होता है रखना। कीप मीन्स रखना, इसका सेकंड फॉर्म होता है केप्ट और इसका थर्ड फॉर्म होता है केप्ट। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ही केप्ट ए पेन। आप चाहे इस सेंटेंस को बोलो या इसको बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो अलग होगा, दोनों का जब निगेटिव करेंगे तो अलग होगा। दोनों का इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे तो भी अलग होगा। दोनों के साथ हम व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु और व्हाट का प्रयोग करेंगे तो वह भी अलग अलग होगा। यह समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आपकी मस्तिष्क में वह बिल्कुल सेट कर जाए। करके देखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले सेंटेंस को करते हैं। क्या उसके पास एक कलम थी? आंसर होगा हैड ही ए पेन। उसके पास एक कलम नहीं थी, ही हैड नो पेन। जब मैं आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट को डील कर रहा था तो आपको याद दिला दूं कि हम नो और नॉट, नो और नॉट दोनों का अर्थ एक ही होता है नहीं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? नो हमारा एडजेक्टिव है जबकि नॉट हमारा एडवर्ब है।
यानी नो का प्रयोग जब भी करेंगे तो नाउन के पहले करेंगे, और नॉट का प्रयोग जब भी करेंगे तो वर्ब के पहले प्रयोग करेंगे। पहचानना आपको धीरे धीरे आ रहा है, शब्दों को पहचान रहे हैं आप। ये भी आपको मैंने बताया था कि जब नो का प्रयोग होगा नाउन के पहले तो आर्टिकल का, वहां पर उस शब्द के साथ जो आर्टिकल होगी उसको हम हटा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कहना है कि उसके पास एक कलम नहीं थी, ही हैड नो पेन। उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी। आर्टिकल नहीं आएगा। उसके पास किताबें नहीं थी, ही हैड नो बुक्स। लेकिन जब आप नीचे वाले सेंटेंस को करेंगे, ही केप्ट ए पेन, इसका इंट्रोगेटिव करेंगे, तो जो आपने पास्ट इंडेफिनिट में सीखा है उसी पैटर्न पर आपको चलना पड़ेगा। ही केप्ट ए पेन, आपको इंट्रोगेटिव करना है इसे, तो आपको बोलना होगा, लिखना होगा, डिड ही कीप ए पेन। वह एक कलम नहीं रखता था, ही डिड नॉट कीप ए पेन। क्या वह एक कलम नहीं रखता था, डिड ही नॉट कीप ए पेन। दिस इज द वे you have to understand. Both are same. But interrogative, negative, why, where, when, how, who, and what, you have to use differently. And especially, no and not, you have to keep inside in your brain. No is adjective, not is adverb. And whenever no is used, it will be used before a noun. And in that circumstances, there should not be any article. But not is specialized to used before verb. अगर इतनी बातों को आप दिमाग में रखते हैं तो निसंदेह पजेशन भूतकाल में किसी वस्तु पर अधिकार जब आपको दिखलाना होगा तो आप किसी भी सेंटेंस में दिखला सकते हैं। आप कल्पना करें, अनेकों प्रकार के सेंटेंस को सोचें और लिखने और बोलने की प्रैक्टिस करें। यह पजेशन था, यह भी असली पास्ट परफेक्ट नहीं है। पजेशन को हम दिखलाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि असली पास्ट परफेक्ट में होता क्या है। चुका था आएगा, या था आएगा, लेकिन दो वर्ब के साथ आएगा, और उस केस में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगल वर्ब होगा तो हम हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे उस वाक्य को। अब हम लोग आते हैं असली पास्ट परफेक्ट के ऊपर। हां, एक बात को मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, यदि हैड के बाद इस दोनों सेंटेंस पैटर्न को मैं पूछूं आपसे कि कौन सा टेंस है दोनों का, तो आपके मस्तिष्क में थोड़ी सी कंफ्यूजन बनेगी, क्योंकि आपके मस्तिष्क में यह भरा हुआ है कि हैड है तो पास्ट परफेक्ट ही होगा। ये दोनों टेंस अगर गौर से आप देखें, समझने का प्रयास करें कि दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। सवाल उठता है कैसे, मैं करके दिखा देता हूं, गौर कीजिएगा। ही सब्जेक्ट, केप्ट V2, ए पेन ऑब्जेक्ट। नीचे वाले सेंटेंस को आप देख रहे हैं, ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए। ये ही सब्जेक्ट, हैड, V2, ए पेन ऑब्जेक्ट। आपके मस्तिष्क में लग रहा होगा कि हैड V2 कैसे हो सकता है। यस, हो सकता है। जैसे आप राइट, रोट, रिटन लिखते हैं, ठीक उसी तरह से हैव और हैज का भी फॉर्म चलता है। हैव और हैज का सेकंड फॉर्म हो जाता है हैड, और थर्ड फॉर्म हो जाता है हैड। इस वाक्य में ही हैड ए पेन में हैड सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, वह मेन वर्ब के रूप में है। वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। अगर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो वह माना जाएगा सहायक क्रिया, और यदि हैड के बाद नाउन आ जाता है तो वह आपका V2 है, सहायक क्रिया नहीं है। अगर इस बात को मस्तिष्क में आप रखते हैं तो आपका समझना ज्यादा डेवलप करेगा। इसके डिटेल्स आगे वर्ब के चैप्टर में मैं आपको जरूर बतलाऊंगा।
अब चलते हैं असली पास्ट परफेक्ट की तरफ। असली पास्ट परफेक्ट में एक नहीं दो दो वर्ब्स होते हैं, कम से कम दो वर्ब का होना जरूरी है। बड़ा ही एक पॉपुलर सेंटेंस लिख रहा हूं आपको समझाने सिखलाने के लिए, गौर कीजिएगा। जैसे डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, या आप कह सकते हैं रोगी मर गया था। बोथ आर सेम। डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था या मर गया था, यह है आपका असली पास्ट परफेक्ट। कैसे पहचान कर लेते हैं, आप गौर से देखें तो ये दो सेंटेंस है जो कि जुड़ा हुआ है पहले से। दोनों को अगर देखें तो डॉक्टर आपका सब्जेक्ट है, पहुंचना आपका वर्ब है, रोगी आपका सब्जेक्ट है और मरना आपका वर्ब है। दो वर्ब हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे लिखें। एक चीज मस्तिष्क में रखना होगा ताकि आपके पास किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। आप ढूंढिए ये दोनों कार्यों में कि कौन सा काम पहले हुआ, डॉक्टर का पहुंचना पहला हुआ या रोगी का मरना पहला हुआ। अगर आप गौर से देखेंगे तो डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहला काम कौन सा हुआ? उत्तर मिलता है रोगी का मरना पहला काम है, फर्स्ट वर्क है। तो जो फर्स्ट वर्क है, जो पहला काम है, फर्स्ट वर्क को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। गौर कीजिएगा, पहला काम को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा काम क्या है? डॉक्टर का पहुंचना। दिस वन इज द सेकेंड वर्क। और सेकेंड वर्क को नियम यह कहता है कि उसे हमें लिखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, कोई और टेंस में नहीं। और दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन आ गया है पहले, हम इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे बिफोर। लेकिन ढूंढने का काम आपको अक्सर प्रैक्टिस के दौरान करनी पड़ेगी, कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में। जो पहला काम होगा उसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो दूसरा काम होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। कभी भूल कर गलती नहीं होगी। यह आपका असली पास्ट परफेक्ट है। अब इसको लिखना आसान हो जाएगा। लेट अस राइट, रोगी मर चुका था। इट मीन्स द पेशेंट had died। दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आ रहा, हम लिखेंगे बिफोर डॉक्टर के पहुंचने, पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर द डॉक्टर रिच्ड, फुल स्टॉप। अगर ये आदत को डाल लेते हैं तो बड़ी आसान होगा आपको लिखना भी और बोलना भी। द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। अब इस वाक्य को अगर इंट्रोगेटिव करना चाहते हो आप कि क्या डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। क्या डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था? कुछ नहीं बात है, जैसा सीखा है आपने वैसा ही करें। इस हैड को जंप कराकर आप सब्जेक्ट के पहले रख दें। क्या डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर रिच्ड, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इट्स क्वाइट इजी एज यू आर डूइंग द प्रैक्टिस इन द प्रीवियस क्लासेस। डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी नहीं मर चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर रिच्ड। अगर आप चाहें व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु और व्हाट का इस्तेमाल करना, वो भी आराम से कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी कैसे मर चुका था, पैटर्न वही। हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर रिच्ड, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बोलकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको जरूरत महसूस हो तो सुनकर उसे नोट कर ले।
आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। डॉक्टर के पहुंचने के पहले कौन मर चुका था? इट इज ऑल्सो इजी, यू कैन डू इट। हु हैड डायड बिफोर द डॉक्टर रिच्ड। आप इस वाक्य के अंदर वाई, वेयर, वेन, हाउ, हु, व्हाट, जो जी चाहे जिस पैटर्न को आप पिछले क्लास से सीखते आ रहे हैं, सेम वही पैटर्न को आप यूज करेंगे तो आपका सारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। आई होप इट विल बी इजियर for you to understand and develop yourself as many sentences as you can. अब एक छोटी सी सवाल मैं आपके लिए रखता हूं, मेरी सहायता करेंगे। अक्सर यह सवाल क्लास में पढ़ाने के क्रम में बच्चों के बीच में मैं रख देता हूं और उन्हीं से उम्मीद करता हूं कि वो आंसर देंगे। हालांकि बहुत बार ये छात्र फंस जाते हैं। थोड़ा सा सेंटेंस के पैटर्न को मैं चेंज करूंगा और अक्सर इस सेंटेंस को मैंने बच्चों के बीच में दिखलाया है। गौर कीजिएगा। खिलने के पहले फूल मुरझा चुके थे। पैटर्न सेम है। अगर इस वाक्य को भी डिवीजन आप करेंगे तो इसमें भी दो भाग दिखेगा, लेकिन एक थोड़ी सी अंतर दिखेगी। अंतर क्या है कि ऊपर वाले वाक्य में दो सब्जेक्ट था, दो वर्ब था। नीचे वाले वाक्य में दो वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट एक है। तो घबराना नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पहला काम, फूल मुरझा चुके थे, फर्स्ट वर्क को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। सेकंड वर्क को हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यही रूल आपने सीखा भी है और दोनों के बीच हम लिखेंगे बिफोर को, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर आएगा। एक सवाल उठता है, क्या बिना सब्जेक्ट का टेंस हो सकता है? बिना सब्जेक्ट का हम क्या कोई सेंटेंस लिख सकते हैं? अगर बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हमने लिखना शुरू कर दिया तो वह एक नया पैटर्न होगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो वर्ब से शुरू होता है। यहां पे थोड़ी सी चेंजेस आएगी और इस चेंजेस को जानना, समझना और याद रखना बहुत जरूरी होगा। बहुत मजेदार सेंटेंस है, गौर कीजिएगा। मैं इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूं और रास्ते में आपको क्लियर भी करता जाऊंगा। फूल मुरझा चुके थे, इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। इट मींस हमें लिखना होगा द फ्लावर हैड विदर्ड। विदर्ड मीन्स मुरझाना, थर्ड फॉर्म यहां पर आया बिफोर। अब बिफोर के बाद सब्जेक्ट तो है नहीं, हम क्या करें? सब्जेक्ट होता तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखते जैसा कि रूल है, लेकिन सब्जेक्ट है नहीं, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। तो आपको यहां पर एक जानकारी दे देता हूं। यदि अंग्रेजी लिखते लिखते या अंग्रेजी को बोलते बोलते बातचीत के क्रम में अगर रास्ते में आपके पास कुछ प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे इन, इनटू, बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। टू को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, टू को छोड़कर अगर कोई प्रीपोजिशन से मुलाकात आपकी हो जाती है और उसके बाद डायरेक्ट कोई वर्ब आता है तो आपको डरने की बात नहीं है। आप उसमें आईएनजी ठोक दीजिए, आपकी कभी गलती नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। यदि अंग्रेजी को लिखते लिखते रास्ते में आपकी मुलाकात प्रीपोजिशन से हो जाती है टू को छोड़कर, तो वैसी स्थिति में आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना चाहिए और इसे आप मस्तिष्क में जीवन भर के लिए रखें। आपकी कभी गलती नहीं होगी। अब इतना जानने के बाद आराम से हम लिख सकते हैं खिलने के पहले। तो खिलना हम कहते हैं ब्लूम को,
और ब्लूम में हमें जोड़ देना होगा आईएनजी। इट मींस सेंटेंस हो जाएगी द फ्लावर हैड विदर्ड बिफोर ब्लूमिंग। आई होप what's the real past perfect tense is now clear to you all. And I also hope that you must keep all these tips inside in your brain if you are interested to develop your writing and speaking skill. आज क्लास को मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। कल पुनः इस चैप्टर से आगे की ओर मैं बढ़ूंगा। मेरी प्रत्येक पीरियड कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। With these words, I conclude this educational session. Thank you very much.